Assalamualaikum students. Welcome to my channel Geometrics. आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर सर्किट एनालिसिस with the help of the book Fundamental of Electrical Circuit 4th edition, whose author is Alexander and Sedico. तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिगनिंग से, बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह आगे पढ़ते जाएंगे। हमारे पास बहुत सारी सर्किट एनालिसिस होंगी, वो करनी होंगी। ठीक है, बहुत इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस चैनल पे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चार्जेस से। चार्जेस क्या होते हैं हमारे पास? चार्जेस होते हैं हमारे पास चार्जेस हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने हमारे पास, उसी को हम चार्जेस कह रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्यू का मतलब है चार्जेस, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर, और इस ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी ये जो मेरा जो मकसद था चार्जेस को सबसे पहले डिफाइन करने का, एक तो ये बेसिक जो है ना इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस के लिए बिल्कुल बेसिक चीज़ जो है ना स्टार्टअप है। उसके अलावा हम लोग बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो जो सबसे पहले बुक में जिस तरीके से हम उसी को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा। चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम चार्जेस कह रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है करंट। करंट हमारे पास होता है, करंट हम कह रहे होते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस को। ठीक है, और चार्जेस हमने अभी अभी पढ़ा कि चार्जेस क्या होता है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने जो है ना हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, फ्लो यानी बहना कि भाई एक कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर से जितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, उनके गुजरने को जो हम उनके रेट ऑफ एक टाइम पे पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं उनको हम कह रहे होते हैं करंट। यानी हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस इज करंट। और अगर हम लोग इक्वेशन में इसको शो करना चाहें तो हमारे पास ये इस तरह से शो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक करंट की इक्वेशन बन जाती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस जो है हमारे पास करंट होता है। अब अगर हम बात करें इसके यूनिट की, तो बेसिक चीज़ें सबको पता होती है, या अगर आप नहीं पता तो अब पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो करंट का यूनिट जो होता है हमारे पास एम्पेयर होता है, एम्पेयर, और इसको हम लोग शो करते हैं कैपिटल ए से। इसी तरह चार्जेस की अगर बात करें तो चार्जेस जो होती है वो उसका यूनिट होता है हमारे पास कूलम। कूलम से हम इसको मेजर करते हैं और इसका जो है सिंबल जो होता है वो सी होता है। ठीक है, अब जिस तरह हमने देखा कि रेट ऑफ चेंज यानी कि डेरिवेटिव ऑफ चार्जेस, अगर चार्जेस हमें दिए उनका अगर हम डेरिवेट करें यानी उनके रेट अगर निकालें तो हमें जो मिल जाता है करंट मिल जाता है। इसी तरह अगर हमें जो है अगर हमें चार्जेस चाहिए और हमें करंट दिया हुआ है तो हम उसको किस तरह से मालूम कर सकते हैं? वो हम जिस तरह हमने डेरिवेटिव लिया, तो डेरिवेटिव का जो है इन्वर्स होता है हमारा इंटीग्रेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर इसका डेरिवेटिव चार्जेस का डेरिवेटिव लेने पे हमारे पास करंट आता है, तो करंट का इंटीग्रल लेने पे हमारे पास चार्जेस आ सकते हैं। तो ये था इनका कन्वर्जन कि हम
इनको किस तरीके से, अगर चार्जेस दिए तो करंट मालूम कर सकते हैं, करंट दिए तो चार्जेस मालूम कर सकते हैं। इसी तरह जो अगर हम देखें कि ये हमारे पास इक्वेशन थी, तो अगर हमारे पास चार्जेस दिए हों तो हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं, और अगर हमारे पास पहले नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे तो हम चार्जेस मालूम कर सकते हैं। यानी कि इन इक्वेशन को हम लोग, अगर हमारे पास दो चीज़ गिवन हो तो हम एक चीज़ मालूम कर सकते हैं। तो चलते हैं अब कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ, जो कि इन्हीं करंट और चार्जेस से ही रिलेट करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम जितना न्यूमेरिकल करेंगे उतनी हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो ये हैवी सर्किट एनालिसिस, हैवी प्रैक्टिस पे इसके ऊपर जितनी हमारी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होगी उतनी हमारी जो है ना ये एनालिसिस भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो ये हमारी बुक की एग्जांपल 1.1 है। इसमें दिया गया हमारे पास कि हाउ मच चार्ज इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 4600 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले आपको ये बताते चलूँ कि एक इलेक्ट्रॉन, यानी फ़िलहाल तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास 4600 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके ऊपर चार्ज कितना होगा, उनकी वजह से जो चार्ज क्रिएट होगा वो कितना होगा। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास होता है -1.602 एक्सपोनेंट -19 कूलम। ठीक है, तो इससे अब हम जो है ना, अब हमारा काम आसान हो गया। अब जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास चार्जेस होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने वही हमारे पास चार्जेस होते हैं, क्योंकि उनके फ्लो से हमारे पास करंट बन रहा होता है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है -1.602 एक्सपोनेंट -19 है। तो हमें यहाँ क्या दिया हुआ है कि 4600 इलेक्ट्रॉन्स पे कितने होंगे। तो सिंपल है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यानी n, जो कि 4600। ठीक है, और जो है हमें मालूम करना है q, और इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है कितना होता है, जो हमें यहाँ दिया हुआ है। बस इसको अब सिंपली पुट करना है और अपना आंसर हमें मालूम करना है। तो 4600 हमने n की जगह पे रख दिया, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है -1.602 एक्सपोनेंट -19 कूलम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसका अपना आंसर हम लोग गेट कर लेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हमने मालूम किया कि भाई अगर हम 4600 को -1.602 एक्सपोनेंट -19 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर हमारे पास आ रहा है -7.3692 एक्सपोनेंट -6 कूलम। तो ये हमारे पास आ रहा है 4600 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पहला न्यूमेरिकल, जो कि बहुत आसानी से हो गया। अब हमारे पास है एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम इसी की, तो वो हम करने जा रहे हैं। तो ये हमने अपना प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.1 स्टार्ट कर, ये जो हमने राइट कर लिए। तो यहाँ पर हमें दिया गया है क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय 4 मिलियन प्रोटॉन्स। सेम वही चीज़ें जो अभी हमने जो है ना प्रैक्टिस, जो हमने एग्जाम्पल में की है, सेम वही है। तो इसमें वही कहा गया कि जो है प्रोटॉन्स का जो चार्ज है वो कितना होगा। तो प्रोटॉन भी क्या है, एक तरह का चार्ज ही है। इसमें इस पॉजिटिव चार्ज रखता है,
तो नंबर ऑफ़ चार्ज निकालने हमें 4 मिलियन प्रोटॉन्स के। तो 4 मिलियन कितना होता है? 4 मिलियन हमारे पास होता है 40 लाख तो सिंपल है। तो आप भी कोशिश करें, जब तक मैं कर रहा हूँ तो आप भी अपने पास या अपने दिमाग में अपने पास ही, अगर आपके पास कॉपी पेन है अभी तो आप अपने पास को करके देख लें, ताकि इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो जब तक मैं यहाँ कर रहा हूँ आप भी देखिए, लास्ट में देखते हैं कि आप, या फिर आप पॉज कर लिए देख लें, पॉज करके इसको अपने पास प्रैक्टिस कर लें और बाद में उसके बाद आंसर मैच कर लिएगा, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास, हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। हमारे पास क्या दिया हुआ है? 40 लाख 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन यूज़ नहीं करें, क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रोटॉन दिया है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पर 1.602 एक्सपोनेंट -90 ले रहे हैं। तो हमारे पास आंसर आया है 6.408 एक्सपोनेंट -13। ये हमारे पास आए हैं 4 मिलियन प्रोटॉन्स का चार्ज। अब जिस तरह हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा, इसी तरह अब हमारे पास हमने करंट के बारे में पढ़ा था। तो अब करंट का भी कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, एक दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, कुछ एग्जांपल है, वो करते हैं, ताकि हमारी जो है ना बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए और अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। तो ये हमारे पास करंट के लिए, करंट जो हमने पढ़ा है उसी के बारे में हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, एग्जांपल 1.2 है बुक की। इसमें क्या गया है कि भाई द टोटल चार्ज इंटरिंग अ टर्मिनल इज़ गिवन बाय Q = 5t sin 4πt मिली कूलम। ठीक है, ये हमें हमारे पास चार्ज दिया हुआ है, टोटल चार्ज दिया हुआ है एक जो है ना इक्वेशन के तौर पे। Q की वैल्यू दी हुई है मिली कूलम में। हमें मालूम करना है कि जो है 0.5 सेकंड में कितना करंट बह रहा होगा। ठीक है, तो अब इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने फॉर्मूलाज़ को रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या फॉर्मूलाज़ पढ़े थे। सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q = NE। तो लेट्स सी ये इसमें काम आता है कि नहीं आता। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो दिए नहीं गए थे। ठीक है, तो और चार्जेस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन दिए नहीं है, तो इस हिसाब से हमारे पास ये वाला भी काम में नहीं आएगा। इसके अलावा हमने दूसरा पढ़ा था I इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यही पढ़ा था। तो इसी चीज़ को अभी यहाँ पर हमारा यूज़ होगा, किस तरीके से हमारे पास दिया हुआ है चार्ज, ठीक है, और हमें सीधा सीधा करंट मालूम करने के लिए दिया हुआ है एट टी टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने के बाद हम इसमें टी की जगह पे टाइम पुट कर देंगे जो हमें दिया गया। तो लेट्स डू इट। यहाँ पर हमने dt 5, या हमने q की वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं हम लोग अभी 4πt। चलो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो जो है टर्म बनी हुई है इधर, तो एक 5t की और यहाँ पर sin 4π की। ठीक है, तो इस सूरत हाल में हम लोग क्या कर रहे थे, हम करते हैं
हमारे पास फॉर्मूला जो है इसका जो डेरिवेटिव का जो होता है हमारे पास तरीका होता है वो यूँ होता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाले को हम लोग जो है रहने देते हैं स्टार्टिंग में, और दूसरे वाले का हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं। उसके बाद प्लस का साइन। अब जिसको हमने पिछली दफ़ा बगैर डेरिवेटिव के छोड़ दिया था उसको हमने अब डेरिवेट करना है, ठीक है। और जिसका पहले डेरिवेटिव लिया था उसको अब सिंपल रहने देना है। तो अब साइन 4 पाई टी का हमने पहले डेरिवेटिव लिया था, अब इसको छोड़ देंगे सिंपल ऐसे ही, और एज इट इज़ लिख के अब डेरिवेटिव लेंगे किसका, 5t का। तो इस तरीके से अब हमारा डेरिवेशन होगा इस q की वैल्यू का जो हमें दिया गया। तो 5t हम लोग एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे साइन 4 पाई टी का। अब सबसे पहले 4 पाई टी को रहने, सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है cos x, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट में, ताकि हमें ये सेपरेटली नज़र आए ताकि मिक्स ना हो जाए, हमने किया साइन का डेरिवेटिव लिया हमने cos, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर वाले का जो साइन का जो ये एंगल दिया हुआ है इसका भी डेरिवेट करना है हमें, ठीक है। तो इसका डेरिवेट करने पे हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसको एक दफ़ा कोस को, साइन को जो हमने डेरिवेट लिया कोस हो गया और 4 पाई टी कर दिया। अब इसके बाद हमें जो है ना इसका डेरिवेट करना होता है। ये तो हमने पहले एक दफ़ा एज इट इज़ लिख देंगे, दूसरी दफ़ा में इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो अगर हम लोग 4 का भी डेरिवेटिव, 4 पाई का डेरिवेटिव लें 4 पाई टी का, तो 4 पाई टी का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास आएगा 4 पाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास साइन 4 पाई टी का डेरिवेटिव। अब आगे क्या है, अब यहाँ पर थोड़ी जगह रही बची नहीं हमारे पास, तो हम इसको यहाँ लिख रहे हैं साइन 4 पाई टी। अब मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ 5t से। डेरिवेटिव ऑफ 5t क्या होगा हमारे पास, जब हमारे पास कोई जो है ना इस तरह का आता है कि जिसमें कोई वेरिएबल दिया होता है, सही है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, अगर उसके साथ कोई एक नंबर हो तो हम नंबर को सीधा सीधा लिख देते हैं। कि हमारे पास डेरिवेटिव अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें यही होता है कि ऊपर से जो है उसकी एक पावर कम हो जाती है, तो वो पहले से 1 होती है, उसमें से एक और पावर कम हो जाएगी तो वो 0 हो जाएगी। और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और 1 इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 5 बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसको हम लोग और सिंपल करते हैं, तो 5t को अगर हम इस पूरे से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास किस तरह से ये नज़र आ रहा होगा, 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई टी, उसके आगे हमारे पास ये क्या है cos 4 पाई टी, उसके बाद प्लस का निशान और साइन, सबसे पहले हम इस 5 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं और साइन 4 पाई टी। ये हमारे पास इसका करंट आ गया मिली एम्पेयर में। वो कैसे, क्योंकि हमें कूलम में दिया था, मिली कूलम में, तो इसका आ गया मिली एम्पेयर में करंट। अब ये सवाल यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। अब हमारे पास है कि हमें टी हमें दिया हुआ था 0.5 सेकेंड, तो हमें इस 0.5 सेकेंड पे करंट निकालना है, कितना होगा। तो पुट करते हैं, बहुत आसान है, 8t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड। तो जहाँ जहाँ पर t है हमारे पास वहाँ पर हम लोग इस 0.5 सेकेंड को पुट कर देंगे, बाय 0.5 cos 4 पाई 0.5 प्लस 5 साइन 4 पाई 0.5, ठीक है। अब इसको करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। अब ये नंबर इसी जिस तरह यहाँ 20 है उस तरह यहाँ पे भी 0.5 भी इसी की तरह है,
अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर हम लोग 0.5 से 20 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आता है आंसर, चेक कर लेते हैं फिर भी, 10। ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो, 10 आता है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग कोस 4 तो नहीं आएगा यहाँ पे, 4 तो 0.5 से मल्टीप्लाई आएगा, यानी 0.5 से 0.5 का मतलब होता है आधा, 1/2। तो 4 का अगर 1/2 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2 पाई प्लस। अब 5 को भी, अगर 5 का भी 2.5 का भी हाफ करें तो हमारे पास आता है 2.5 साइन 4 सॉरी, बल्कि इसमें ये 5 जो है ये अलहदा है, ये बाहर की तरफ है, और ये 0.5 जो है ये इस एंगल के साथ, ये 4 पाई और टी जो था ये हमारे पास साइन का एंगल था, तो ये 5 अलग ही रहेगा। और साइन के अंदर जो हमारे पास ये एंगल का है, इनको हम लोग जो है ना कैलकुलेट करेंगे, तो 4 का 0.5 से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास 2 पाई आता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये मिली एम्पेयर में हमने 8 टाइम 0.5 सेकेंड करंट निकाल लिए। ये था हमारे पास एग्जाम्पल 1.2। अब हमारे पास एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, तो देखते हैं इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सो बिफोर वी मूव ऑन टू आवर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो इस सवाल को अगर हम, इसके आंसर को अगर हम मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो ये इस तरह हो सकता है सॉल्व। अभी तक तो सही है, पर इसको हम लोग अगर और मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो ये इस तरह भी हो सकता है कि हमारे पास कोस 2 पाई क्या होता है, कोस 2 पाई हमारे पास जैसे पाई होता है हमारे पास 1, तो 2 पाई क्या होगा, वो भी 1 ही होगा। अब एक दफ़ा कैलकुलेटर में चेक भी कर लेते हैं, कोस 2 तो कोस 2 पाई हमारे पास होता है 0.9, यानी कि इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पर 2 साइन 2 पाई भी दिया हुआ है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। साइन 2 पाई हमारे पास 0.9 यानी कि 0 ही है। ठीक है, तो अगर हम 10 कोस 2 पाई की जगह पे 1 और 5 साइन इसकी जगह पे 0 रख दे, तो आंसर हमारे पास आता है 10 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब चलते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ। तो क्योंकि वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करें और उसको खुद से करने की कोशिश करें, उसके बाद चेक करें और रिज्यूम करने के बाद कि आपने सही किया कि नहीं किया, तो इससे प्रैक्टिस बेहतर हो जाए। अब यहाँ कह रहे हैं कि इफ़ इन एग्जाम्पल 1.2, जिस तरह हमने ये पीछे एग्जाम्पल की थी 1.2, उसी की बात कर रहे हैं कि उसमें अगर q की वैल्यू 10-10 e⁻²t होती, तो और टाइम वही होता 0.5 सेकेंड, तो करंट क्या होता हमारे पास। तो सेम वही चीज़ है, वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस एक दफ़ा करके देख लें, तब तक हम यहाँ पर भी करते हैं।
ये हमारे पास आ रहा है 20e-2t। ठीक है, होपफुली आपको डेरिवेटिव सिंपल डेरिवेटिव है आती होगी। आपको नहीं भी आती तो मैं एक दफ़ा इसको क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, हमने इसका डेरिवेटिव अगर लेना चाहा तो कांस्टेंट डेरिवेटिव होता है 0। और यहाँ पर हमारे पास ये इसके साथ कोएफिशिएंट नंबर है 10 और ई की पावर दी हुई है, ई की पावर माइनस का 2t दी हुई है। तो इसका हम लोग डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं कि इसका जो भी इसके जो है ना, ये ऊपर जो भी लिखा होता है ना, इसके जो नंबर होता है यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का जो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का के अलावा जो भी चीज़ लिखी होती है उसको हम लोग यहाँ पर नीचे ला के मल्टीप्लाई करा देते हैं और उसके बाद इसको वापस एज इट इज़ ऐसे लिखे रहने देते हैं। तो वही किया हमने यहाँ पर देखा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या था, उसको यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करा दिया और जो है ना इसको वापस वैसे के वैसे लिखे रहने दिया। यहाँ पर हमारे पास आ गया 20e-2t। अब वही हमें इसमें टी की पावर वैल्यू पुट करनी है 20e-2 0.5 हमारे पास टी है और उसको चेक कर लेते हैं। 20e माइनस, अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 यानी कि आधा, 1/2 को बोलते हैं 0.5। तो 2 का आधा हमारे पास क्या होगा 1, तो हम यहाँ पर -1 रख रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 7.357। आई इक्वल्स टू 7.35। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है ना राउंड ऑफ भी करके रख सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू अब चलती रह रही है। ठीक है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 7.36 कर लेते हैं। ठीक है, और मिली एम्पियर होगा क्योंकि हमें मिली कूलम में दिया होता, तो मिली एम्पियर में हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हमने आज जो है इस वीडियो में चार्जेस और करंट के बारे में पढ़ा और उसकी जो है ना हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए। उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे अब वोल्टेज। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट हम लोग वोल्टेज से शुरू करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप ये बता दीजिएगा कि अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में वजह बता दीजिएगा क्या खामियां रही, क्या वजह रही। और अगर आप चैनल में नए हैं तो जियोमेट्रिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सदका जारिया समझ के अगर आप इसको आगे किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं तो उनके नॉलेज में भी इजाफा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।